अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, 3 मार्च को 48 सेनेटर्स मुंतखब होने जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। सियासी गहमा गहमी है, पारा सियासी अरूज पर है। लेकिन ये सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या फिर सीक्रेट बैलेट से होंगे, अब ये पीर को अहम समात होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देती है, ये आने वाला जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उसके बाद उसका फैसला बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बोलियां लगाई जा रही हैं, इस पर क्या कोई रोक सकता है, कोई पूछने वाला है या नहीं है, और उनकी पूछगिछ कौन करेगा? क्या कोई इदारा है जो पूछगिछ करेगा? और इसके साथ साथ जो 2018 के इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें पैसे जो हैं बांटे गए, उस वीडियो के हवाले से जो हुकूमती कमेटी बनाई गई उसका इजलास भी हुआ। उस इजलास में क्या डिसाइड किया गया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने, एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। मोहसिन बेग साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ में अजहर सिद्दीक साहब आपसे करूँगी, और सबसे पहले ये बताइएगा, आपने ये देखा है कि अब जैसे कि 3 मार्च को इलेक्शन सेनेट का होने जा रहा है, और हर तरफ ये कहा जा रहा है पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, करोड़ों बोलियां लगाई जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहीं पर आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि जो पैसे देने वाले हैं, लेने वाले हैं, उनको पूछा जाए एटलीस्ट। अब तो परवेज़ खटक साहब ने ये कह दिया है कि जिसने पहले पैसे 2018 के इलेक्शन में दिए आज भी वो आ रहा है, तो रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर देखें, ये सारी जिम्मेदारी है आईन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तकरीबन कोई 18-19 के करीब आर्टिकल दिए हैं, और सबसे अहम आर्टिकल 218(3) है कि इलेक्शन कराने हैं, फेयर, ऑनेस्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस गार्ड करनी है। तो ये तो असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमजोरी है और वीकनेस है, नाकामी है। और मैंने 6 फरवरी को बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और बताया कि ये धांधली होने जा रही है, पैसा लगना है। आप अभी से ही हाई पावर्ड कमेटी बना दें, चारों सूबाई असेंबली, चारों सूबों के हवाले से, वफाक के हवाले से, जिसमें नैब, एंटी करप्शन, अपना FIA, SCCP, IB, ISIR, सब लोग ये शामिल हों, जो बाकायदा एक वॉच डॉग के तौर पर इन सब चीज़ों को देखें। और साथ ही फिर वो बाकायदा जब वीडियो आ गई तो वीडियो के बाद मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत ये उसने देखना है कि उसने करप्शन रोकनी है, करप्ट प्रैक्टिसेस रोकनी है, और वो नाकामी आप हमारे आपके सामने नजर आ रही है। और दूसरी तरफ देखिए, हुकूमत अपनी तरफ जितनी मर्जी कमेटियां बनाती रहे, जब तक ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास देखिए 2-3 मामलात हैं। या तो हुकूमत एक फौरी तौर पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करे, करने के बाद मामला ये नैब को रेफर कर दे, नैब इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पर शुरू करे। ये ना हो कि 3 तारीख से पहले दोबारा फिर इलेक्शन हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। दूसरा हाल इसका बड़ा सीधा सा है कि ये मामला सारा जो है, चूंकि चेहरे भी सामने आ गए, जीतने वाले वोट भी सामने आ गए हैं, 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के ऑनेस्ट नहीं है, सगेशियस नहीं है, राइटस नहीं है, उन 2 सेनेटर के खिलाफ बकायदा अदालत में जाए, इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है, हुकूमत वक्त भी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल हो सकता है अजहर सिद्दीक साहब, इसके ऊपर मैं राय लेना चाहूंगी मोहसिन बेग साहब की। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा कि हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं, जो 2018 के सेनेट इलेक्शन में जो पैसे का लेन देन हुआ वो वीडियो भी सामने आ गई है, और अब भी पैसे का लेन देन जारी है। इलेक्शन कमीशन खामोश है। ये वीडियो आई 2018 के इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही इसके ऊपर कोई इंक्वायरी तलब की है। ये तो हुकूमत ने अपनी सतह पर कमेटी बनाई है। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स है 2017 के, उसमें उनके पास ये पावर्स नहीं है कि वो खुद से सो मोटो नोटिस लेके किसी को भी, किसी इशू को या किसी कैंडिडेट को मेल प्रैक्टिस में पकड़ सके। अनटिल ये गवर्नमेंट ने वीडियोस तो रिलीज की हैं, लेकिन सारी वीडियोस रिलीज नहीं की। ये उन्होंने सिर्फ एक रायनामा जो है वो हवाल करने के लिए चंद फुटेजेस रिलीज की हैं। इनके पास वीडियोस और भी हैं, इनके अपने लोग भी इन्वॉल्व थे। तो अगर तो गवर्नमेंट इतनी सीरियस होती करप्शन को खत्म करने में,
तो नेचुरली ये फिर खुद से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते थे, और उस रेफरेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली कोई कार्रवाई करता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जी। इस काम में सब लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने लगेंगे तो शायद ही सेनेट में कोई बच पाएगा। चंद लोग हैं जो बगैर पैसे के खेल के जरूर आते हैं अपनी पार्टी बेस के ऊपर, अदरवाइज जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, उनके चेहरे भी नहीं देखे होंगे, सेनेट उनसे भरी पड़ी है जो सिर्फ पैसे के जोर पे आते हैं। और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये चंद लोगों को टिकट इसीलिए देते हैं कि वो भारी भरकम पैसे भी खर्च करते हैं, पार्टी के लिए भी करते हैं, अपनी सीट भी वो पैसों से मनूवर कर लेते हैं, और उनका सियासत से कोई तल्लुक इतना नहीं है। अगर आप सेनेट की कार्रवाई देखें तो टोटल 10% लोग हैं जो खड़े होके बोलते भी हैं, बिल पेश करते हैं और चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज आप फाटा से देख लीजिए, मतलब जुल्म ये है कि 6 एमएनए 8 सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। ये 2018 में हो चुका है, और टोटल पैसे की गेम है। केपीके में, बलूचिस्तान में, कुछ पंजाब में चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके ऊपर तो देखें, जब तक आप पूरा सिस्टम रिवैम्प करें या इसको चेंज करें, ये आपके जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मुतजाद है एक दूसरे से, ये कन्फ्लिक्ट करते हैं। मतलब एक शिक कुछ कहती है, दूसरी कुछ कहती है, मतलब कंफ्यूजन है। और ये करप्शन इसी तरह बातों से और वीडियो स्कैंडल निकालने से खत्म नहीं होगी। जैसे कि वीडियो स्कैंडल निकाला, आप ही ने कहा कि आज भी पैसे अगर ये लोग कह रहे हैं चल रही है, तो आया वीडियो स्कैंडल लाने से पैसे रुक गए, खरीदार खत्म हो गए, बिकने वाले घर चले गए। परवेज खटक साहब ने तो कहा है कि एक वो शख्स है, एक वो शख्सियत है जो पहले भी सेनेट में गए 2018 के इलेक्शन में, जिन्होंने ये पैसा दिया, आज भी वो सेनेट में आ रहे हैं, यानी कि यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो क्या फिर अभी आप कह रहे हैं कि इससे इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले सकता, सो मोटो नहीं ले सकता, तो कम से कम स्क्रूटनी तो ऐसी की जा सकती है कि किसने पहले पैसे इस्तेमाल किए और अब जो कैंडिडेट आ रहा है उसकी स्क्रूटनी इस तरह से नहीं हो सकती? देखिए, जो वीडियोस इन्होंने निकाली हैं, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि वो 20 के करीब हैं। वो अगर सारी निकाल दें और ऑथेंटिक सबूत दे के गवर्नमेंट जो है, इमरान खान साहब सीरियस हो, तो वो रेफरेंस ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें और उसके पूरे एविडेंस भी दे दें। तो उन लोगों के खिलाफ जो अभी 2018 में जिस तरीके से भी आए और सेनेट में हैं, जिन पे इल्जाम है कि उन्होंने पैसे दे के सीट्स खरीदी हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपकी सेनेट ही खाली हो जाएगी। 5-10 बंदे बचेंगे, बाकी तो सारे इसी तरीके से आते हैं। तो क्या किसी को बेग साहब, आप जो अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए, वो आप को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप नहीं समझते कि ये फेयर है, इनको टिकट्स देने चाहिए थे? देखिए, 2 चीजें ज़हन में रखें। एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर अपने लोगों को नॉमिनेट करती है और अपनी MPs को कंट्रोल कर पाती है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी कंट्रोल कर सकती है और PMLN भी कंट्रोल कर देती है। लेकिन जहां इंडिविजुअल खरीदार मौजूद हो और वो किसी पार्टी का सहारा लिए बगैर, और कुछ लोग आज़ाद भी खड़े हो जाते हैं, उनको पता है कि पैसे खर्च करेंगे, आज़ाद होके, जैसे फाटा से लोग आते हैं, केपी से लोग आजाद हुए, फिर वो मुख्तलिफ पार्टीज में चले गए, पार्टियों की जरूरत होती है वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो देखना ये कि इंडिविजुअल पैसे खर्च कर रहा है या पॉलिटिकल पार्टी पैसे खर्च कर रही है, ये इसके ऊपर यकीनन तहकीकात होनी चाहिए। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी और आप सबसे पहले ये बताइएगा, 2018 के इलेक्शन में जो बंदरबांट हुई है, जो बोलियां लगी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। और आज हम अपने नए सेनेटर्स का इंतखाब करने जा रहे हैं और हमें ये उम्मीद है, इस कौम को ये उम्मीद है कि ये जब सेनेट में आएंगे ना सिर्फ कौम की आवाज़ बनेंगे बल्कि ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे जो कौमी और मुल्की अवामी मुफाद में हो। तो क्या इन नुमाइंदों से ये तवक्को की जा सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि सेनेट वाकई अब आवाम की नज़र में एक टेंटेड इदारा के तौर पे सामने आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लोगों का फिर ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये मौजूदा हमारा जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, फिर लोगों का इसमें भी एतमाद जो उठ जाता है, जिसमें नेशनल असेंबली में जो 2.5 साल से हो रहा है वो लोग सारे देख रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये जो लोग चाहते हैं कि भाई नीट और क्लीन, ईमानदार और अपना नॉन करप्ट ईमानदार लोग जो हैं वो आए पार्लियामेंट में, चाहे नेशनल असेंबली हो, चाहे सेनेट में, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज हों। अब
बात यह है कि अगर तो हम चाहते हैं कि ये मामले को बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब, आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, इमरान खान साहब कहते थे कि फरिश्ते कहां से लाएं, जब ये बात आई थी इलेक्टेबल आ गए थे। तो आपकी बात सही, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना एट नेशनल लेवल। पहली बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम मंत्री के मामले को सीरियसली ले, मंत्री की एग्जाम तक लेके जाएं, तो उसके दो ऑप्शन है। या तो फिर हम बनाएं, एक GIT बनाएं और जनाब उन GIT को एम्पावर करें कि वो फिर ये तमाम लोग जो है, तमाम वीडियोज उनको हैंडओवर की जाए, IB, ISI और MI के लोग जो हैं वगैरह, जो FIA के, और वो बैठे और फिर जनाब इन लोगों को बुलाया जाए, MPs को, इन सेनेटर्स को, और ये मामला खुले, ताकि ये सारा एक पिंडोरस बॉक्स खुलेगा और सब चीजें सामने आएंगी, बड़े बड़े लोग सामने आएंगे, तो एक फिर जवाब बन जाएगा कानूनी तौर पे कि इन लोगों को फिर कैसे सेनेट से फारिग किया जाए। दूसरा तरीका ये है, अगर हम ब्रॉडशीट के ऊपर एक वन मैन वन जज कमीशन जो है, जस्टिस अजमत साहब, उन पे एक कमीशन हम बना सकते हैं ब्रॉडशीट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो फिर एक गवर्नमेंट जो है वो जाए, अपना गवर्नमेंट के पास है इंक्वायरी एक्ट 2017, उसके मुताबिक एक रिटायर्ड जज साहब हैं, उनको लगाएं कि जी जनाब इसकी गो टू द बॉटम ऑफ इट, और देखें ये पूरा इन्वेस्टिगेट करें कौन कौन लोग थे, कैसे। ऑपोजिशन को तो वो भी इख्तिलाफ है ना, वो उस कमेटी से भी ऑपोजिशन तो एग्री नहीं करी, वो तो हुकूमती कमेटी है। जैसे आपने देखा है कि अभी ये जो वीडियो स्कैंडल आया, इस हवाले से कमेटी बनी है, तो ये कमेटी भी उसी कमेटी की तरह ऑपोजिशन मानने को तैयार नहीं। ये बात सही है कि ये कमेटी जो है, जहां तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है वहां पे, और इस कमेटी के बारे में तो मैं भी सोचता हूं, मेरा भी व्यू ये है कि इनसे आपको उम्मीद न करें, ये कैजुअल किस्म के लोग हैं, इन्होंने इधर उधर करके ऐसे टाइम गुजारना है और निकलना कुछ नहीं है। और जहां तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है वो ठीक है, इतनी पोलराइजेशन मुल्क में है कि ऑपोजिशन जो हर गवर्नमेंट का जो इस वक्त कदम है, हर इकदाम को जो है वो उसको चैलेंज भी कर रहे हैं और उसके साथ उसको नहीं कर रहे, जिस तरह के आईनी अमेंडमेंट को आप देख रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट को आप एक क्रेडिट के कि 3 जगह पे गवर्नमेंट गई है पैरेलल। नंबर 1 वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो रेफरेंस किया है अपना ओपन इलेक्शन बैलेटिंग के लिए। नंबर 2 उन्होंने एक इंटरिम, आप कहें जो भी अरेंजमेंट है, एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया है, जिसको मशरूत किया है कि क्या एडवाइस आती है, क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। और तीसरा फिर वो आईनी अमेंडमेंट लेके आई है, नोइंग फुली वेल कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ये सब कर रही है कोई बदनीयती के साथ, या सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। ये सीरियसली चाहते हैं कि ये मामला जो एक दफा खत्म हो। हाँ देखें, जहाँ तक रीवैम्पिंग द सिस्टम का ताल्लुक है, ये एक लंबा काम है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है इस वक्त ये सेनेट के इलेक्शन पे है। आज ठीक है, अगर करंट सिचुएशन पर फोकस कर लिया जाए, ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूंगी अजहर सिद्दीक साहब से ये जानना। अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि सदारती रेफरेंस ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में है और पीर को ये अहम समाअत होने जा रही है, क्या समझते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वो भी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकती है आइन की सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, और क्या फैसला आ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या हो सकती है मुमकिन तौर पे? देखिए, बुनियादी तौर पर इशू बड़ा सीधा सा है। आइन के आर्टिकल 226 के तहत कहा गया तमाम इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो होंगे वो सीक्रेट बैलेट से माँ सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के। अब 2006 में अगर देखें, मिसाक़ जमहूरी जब साइन होता है, शेक नंबर 23 में कहा जाता है ओपन एंड आइडेंटिफाइबल और शो ऑफ हैंड से, वो शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता, वो एक अलग इशू है। 2015 में PMLN तरमीम लाने की बात भी करती है और वो कोशिश भी करती है, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये कम से कम क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है कि इस सारे मामले में सबसे पहला जो काम किया, और मैं समझता हूं मेरी राय के मुताबिक भी, सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान, ये इलेक्शन आइन के तहत है। इंडिया के अंदर भी तरीकाकार यही है कि अवान बाला के जो इलेक्शन है वो ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट से होते हैं। इसीलिए 186 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देती है कि ये इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस का इतलाक हो जाएगा, और ऑर्डिनेंस भी उजलत में या वक्त से पहले कंडीशन है। ऑल्दो ये बैड लेजिस्लेशन है, वो भी पहले जारी करने की एक वजह थी कि अगर आज 11 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, इलेक्शन शेड्यूल के बाद नया ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता, कौमी असेंबली में इनकी अक्सरियत है नहीं, और ये कोई जो कहा जा रहा है ना, कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासी जमातों ने लगाया जी आइन में तरमीम। भाई किसने आइन में तरमीम की है? ये तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक है 122(6), जिसमें कहा गया कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होंगे। इससे पहले ये इलेक्शन एक्ट 1975 था,
और जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हवाले से था, तो ये उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 जब असेंबली सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की जा सकती है, और वो कंडीशन लगाई है। और दूसरी वजह यह है कि सेनेट में इनके पास अक्सरियत नहीं है, तो कौमी असेंबली में तो ये तरमीम पास नहीं हो सकती। और ये भी एक अच्छा जाता है, इनको एक जेस्चर इनका अच्छा है, इन्होंने कोशिश करके आईनी तरमीम के जरिए कि अगर आप अपोजिशन नहीं मान रही है तो 2026 में तरमीम ले आई। उस तरमीम में पता उनको है कि 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है, तो लेकिन चेहरे तो सबके नंगे हो गए हैं, हर कोई सामने आ गया है कि बुनियादी तौर पर पुरानी जमातें जितनी भी है उनके पास इन्वेस्टर्स भी हैं, पैसा भी है, और वो चाहते भी हैं, वोट खरीदना भी जानते हैं, तो वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इस तरह से किया जाए। लेकिन इस एक्सपोजर जो है वो फ़ायदा होगा नहीं होगा, आखिर जो है ये जो आइन का हुलिया आप कह रहे हैं कि ये बिगड़ा हुआ है, ये ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो सियासी गहमा गहमी है वो तो अरूज पर है ही, लेकिन इसमें जो आइनी और कानूनी पेचीदगियां हैं क्या वो हल हो पाएंगी सेनेट इलेक्शन से पहले या नहीं। मोहसिन बेग साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ओपन बैलेट से अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो किसको फ़ायदा होगा, किस जमात को हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फिर दूसरी जमातें भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं? आलिया, दो चीजें देखने वाली हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया इलेक्शन का जी, वो सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर ही किया पुराने लॉ के तहत। अभी ओपन वोटिंग के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से जो राय मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से फैसला नहीं करेगी, क्योंकि देखिए इन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, सेनेट का इलेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। इसके साथ ओपन तो आप शो ऑफ हैंड कर देंगे, लेकिन जो प्रायोरिटीज होती है 1 2 3 4 वो काउंटिंग वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन शो ऑफ हैंड से अगर किसी को वोट मिल भी जाए और सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी से लोग जीत जाया करते हैं। ये सेनेट का इलेक्शन इन्होंने उस चीज को बिल्कुल वाजे नहीं किया। मेलाफाइड था ये सारा इनकी इंटेंशन गवर्नमेंट की, कि उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को जिस तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश की गई। फिर 2 नंबर ये है कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट से रहने दिया, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ। अजहर सिद्दीक साहब तो बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट ये हुकूमत का ये भी क्रेडिट ऑर्डिनेंस ले आए, हुकूमत का ये भी क्रेडिट है सुप्रीम कोर्ट चले गए, हुकूमत का ये भी क्रेडिट है और तरमीम ले आए, तो आप तो सब डिसक्रेडिट ही कर रहे हैं। क्रेडिट किस चीज का है जी? ये तो देखिए ना, ओपन बैलेट से ये करप्शन खत्म करना चाह रहे हैं। इनके लोग बिके, किसी और पार्टी के बिके होंगे शायद, लेकिन जिस तादाद में पीटीआई के वोट और लोग बिके हैं वो तो एक एग्जाम्पल है दुनिया में। मकसद ये है कि आप तो एक हाई मॉरल ग्राउंड के साथ ये पार्टी आपने लॉन्च की, जिसका नाम तरीके इंसाफ रखा। तो अगर आपके लोग बिक रहे हैं तो आप ब्लेम दूसरों को नहीं कर सकते। और अभी भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि पैसे नहीं चल रहे और खाली सिर्फ 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज पैसे खर्च कर रही हैं और तरीके इंसाफ के कैंडिडेट पैसे नहीं खर्च कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये लोग किसी और दुनिया में रहते हैं। सब कर रहे हैं, इसमें सब है, लेकिन मसला ये आता है कि मैं अगर करूं और मुझे सूट करे तो ठीक है, अगर आप करें तो मुझे वो सूट नहीं करता, इसलिए मैं एतराज करता हूं। पाकिस्तान में वो कौन सा इलेक्शन है जिसमें पैसे खर्च नहीं होते? बता दीजिए। आज तक नहीं हुए। सिर्फ ये सेनेट के इलेक्शन को लेके आप चीखे लगा रहे हैं और छलांगे मार रहे हैं, कभी आप ऑर्डिनेंस जारी करते हैं यार। अच्छा, आप अपोजिशन तो सारी एग्री है, और मेरे समेत शायद पाकिस्तान का हर शख्स इस चीज पे एग्री है कि सेनेट के इलेक्शन को ओपन हैंड और शो ऑफ हैंड, और उसका एक तरीकाकार है। ऐसा नहीं है कि आप रात को और सुबह ऑर्डिनेंस ले आए और जाके कौमी असेंबली में टेबल कर दें। आपने अपोजिशन से वर्किंग रिलेशनशिप रखी नहीं, इसलिए उन्होंने आपका साथ नहीं। वो भी एग्री है कि होना चाहिए, हम सब एग्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आप अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स लाएं। ये ओवरसीज का जो इन्होंने ऐड किया कि आप इलेक्शन अगर हार गए तो आपको सिटीजनशिप छोड़ने की जरूरत नहीं, यानी कि मैं बाहर से आऊं, इलेक्शन लड़ूं, अगर मैं जीत गया तो छोड़ दूंगा, नहीं जीता तो वापस जाके वहां कारोबार करूंगा। ऐसा नहीं होता, ये मजाक है आइन के साथ। और दूसरी बात जो सदीक साहब कह रहे थे कि अगर ये ऑर्डिनेंस के ऊपर इलेक्शन हो भी गए, फर्ज कीजिए
ये ऑर्डिनेंस तो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो ये सारे इलेक्शन वापस, जो आपकी सारी एक्सरसाइज है नॉन इनवाइड हो जाएगी। ये कैसे होगा? आपको विद इन 3 मंथ्स ये इसको फिर पास करवाना है और अपोजिशन आपके साथ बैठेगी नहीं। तो ये एक्सरसाइज मतलब बगैर सोचे समझे आप चीजों को इतना हाइप क्रिएट कर दिया आपने। जी ठीक है, इसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। जी अजहर सिद्दीक साहब। देखिए मुहसिन बेग साहब, ऑर्डिनेंस जब आता है 120 दिन के लिए, उस दौरान जितने काम होते हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। अब मिसाल के तौर पर चाहे 120 दिन के बाद दोबारा कोई इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी अमेंडमेंट की जरूरत फिर भी है। एक दफा जब इलेक्शन हो जाएंगे, ऑर्डिनेंस ये कानून के बराबर है। अगर ओपन बैलेट के जरिए ये फैसला हो जाता है और इलेक्शन हो जाते हैं तो वो इलेक्शन गालबन चैलेंज नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह ये है। क्यों नहीं हो सकेंगे सर? 120 दिन की मियाद है उस। नहीं सर, 120 दिन तक कानून है, उसके बाद तो वो वैलिड ही नहीं रहेगा। नहीं सर, 120 उसके तहत होने वाली चीज वैलिड कैसे रह सकती है? नहीं मोहसिन साहब, 120 दिन के अंदर जो कानून पे जितने एक्शन हो जाएंगे वो कानूनी होंगे। 120 दिन के बाद ये कानून खत्म हो जाएगा कि वो नया इलेक्शन अगर आता है सेनेट का, मान लें ऐसे ही कोई ज़िमनी इलेक्शन भी अगर आता है तो वो इस ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म हो चुकी होगी। लेकिन इस दौरान 120 दिन के अंदर जो भी काम हो गया होगा, जितने भी इलेक्शन हो गए होंगे, उन सबको आईनी और कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है जी। और उसकी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट की जरूरत अगर दोबारा अगर करेंगे, अगर परमानेंट रखना है आपने, यानी आप चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 122(6) खत्म हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जब ये सेनेट में जीत जाते हैं, सेनेट में कोई अक्सरियत आ जाती है, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके दोबारा 120 दिन के अंदर या उससे पहले एक रेजोल्यूशन ला के, जो आर्टिकल 89 ने तरीकाकार दिया हुआ है, फिर वो सेनेट में भी अगर अक्सरियत हो जाती है तो फिर वो कानून का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। लेकिन 120 दिन के बाद ये बात जो यहां तक 120 दिन के बाद ये सनसेट क्लास के जरिए वो अपनी मौत मर जाएगा, लेकिन जो काम हो चुके होंगे उनको कानूनी प्रोटेक्शन हासिल होगा। राइट ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही होंगे या ओपन बैलेट का अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतजार करना चाहिए? देखिए, मुझे तो आई एम कन्विंस कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, इसी महीने में 3 मार्च से वेल बिफोर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एडवाइस जो भी है वो चीज़ सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कभी इस मामले को 3 मार्च तक नहीं लेके जाएगी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जितना देर होगा, सारी नजरें इस वक्त कौम की सुप्रीम कोर्ट पे हैं, जितना मामला देर होगा उतना ही जो है पाकिस्तान में एक सियासी कंफ्यूजन रहेगी और एक अनसर्टेनिटी वाली सूरत हाल होगी। तो फैसला तो आई एम श्योर अगले 8-10 दिन में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जनाब करोड़ों के जो है अभी भी पैसे चेंज हैंड्स कर रहे हैं और जनाब जोड़ तोड़ हो रही है, सेल परचेज हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास 3 अपने झैली इदारे हैं, चाहे वो IB हो, FIA हो, ISI हो, वो उनका काम है, वो इसी काम के लिए होते हैं कि अगर कोई एक गलत काम पाकिस्तान में हो रहा है, किसी किस्म का कोई गलत काम है, प्राइम मिनिस्टर उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि आपने मॉनिटर करना है, आपके पास वो कैपेबिलिटीज है कि आप जितना कुछ पॉसिबल हो सकता है देखें और फिर मुझे बताएं कि बाकी कौन से लोग हैं जो जोड़ तोड़ इन तमाम मामलों में इन्वॉल्व हैं। असूल देखें, ये होता भी है इन इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर IB का और FIA का, IB का खासकर इनका काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते रहते हैं कि जनाब कहाँ। लेकिन इसमें इदारे हैं ना, ये इदारों का काम है, जैसे इलेक्शन कमीशन का काम है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम तो ये नहीं है कि वो इलेक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करे। ये प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं, क्योंकि वो तो खुद पार्टी इलेक्शन में जा रही है, वो कैसे कर सकते हैं? साहब एक बात मैं ऐड कर दूं। जी जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी ब्रिगेड साहब। ब्रिगेड साहब, बुनियादी तौर पर याद रखिएगा, इलेक्शन के सारे प्रोसेस में इलेक्शन की निगरानी करने में गवर्नमेंट किसी तरह भी हिस्सा नहीं डाल सकती। इलेक्शन की फेयरनेस, उसकी इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आर्टिकल 218(3) बड़ा वाजे है। और मैं आपने जो बात कही है ना, आप जो भी बात कह रहे हैं, मैं 6 फरवरी को मैं खत लिख चुका हूं और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है और मैं कह चुका हूं कि IB, ISI, MI, नैब, इलेक्शन कमीशन और FIA वगैरह, इन सब पे कमेटी बल्कि अगर ऐसा एक्ट करती है हुकूमत तो वो पार्शियल होगा, वो इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेरेंस होगी। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं, अगर हमने बिल्कुल लीगल होना है और ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के कोई बीच में रोल हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन एजेंसीज को क्या सकता है। ये तो मैंने पहले ही क्वेश्चन रेज किया था कि अगर परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि पहले
ही वो सेनेटर ने पैसे दिए और आज भी वो सेनेट में आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को फिर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे बेग साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बकायदा नोटिस जारी करके बात सुन ले जो मैं करना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी सब एक बात आप ऐड कर दे साथ ही, इलेक्शन कमीशन बकायदा उन दोनों सेनेटर को नोटिस बुला के तलब कर सकता है, कभी आप आए अगर बताएं, वो लहदा बात है, वो कहेंगे सीक्रेट बैलेट है, आप पूछ नहीं सकते। तो और इशू रेस करना चाहता हूँ, अगर आप या ब्रेक कर लें या फिर ब्रेक शामिल कर लें, मजीद एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, और ये मामला काफ़ी अब पेचीदा होता जा रहा है। सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे, सबकी नज़रें इस पर हैं, और जो पैसे का हेर फेर है इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत जो इकदाम कर रही है, अपोजिशन इस पर इतफाक़ नहीं कर रही, तो मामला किसी नुक्ते पर अंजाम तक पहुँचता दिखाई नहीं देता। तो अब ये जो सारा मामला है सेनेट इलेक्शन का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट पीर को समाअत होने जा रही है, और उसके बाद देखते हैं कि फैसला क्या आता है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं दो पॉइंट अभी यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ। पहला ये कि देखें आर्टिकल 262-63 की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी नैब ने तो अपने एक सेल बना दी कि नैब पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम कैंडिडेट्स की स्क्रूटिनी जो है जारी बात नैब करेगी। बैंक्स वाले जो है, स्टेट बैंक ये होता कि किसी ने लोन डिफॉल्टर वगैरह, वो तमाम चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब अनफॉर्चुनेटली अब वो कानून ऐसा है कि अब हम क्या करें, लेकिन लोगों को तशवीश है। कुछ ऐसे लोग जो है सेनेट के कैंडिडेट बन रहे हैं जिनके खिलाफ या तो अपना अंडर ट्रायल है, या उनके पास FIA केसेस हैं, या उनकी जो एक रेपुटेशन है वो देखें वो लोगों की नज़र में ठीक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। आप मुझे ये बताएं कि वो ठीक है, वो तो 5 साल वो नाअहल हो गए थे जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने उनको, लेकिन वो मियाद खत्म हो गई ना। लेकिन देखें वो तो खत्म होगी, लेकिन मुझे ये बताएं आप अभी नेट खोल के चेक कर ले, मुझे पता था उनके पर FIA के पता नहीं कितनी FIRs हैं। नंबर 1 वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में जो गड़बड़ हुई थी जब वो जिस दौर में वो प्राइम मिनिस्टर थे। नंबर 2 वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर का वाइफ का जो नेकलेस वाला स्कैंडल आया था, वो भी आपको पता है, आपको सब डिटेल पता लग जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि खुदारा पार्टीज को सोचना चाहिए कि भाई हमें नीट और क्लीन लोग चाहिए। क्यों आप टेंटेड किस्म के लोगों को दोबारा पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं? ये काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन वो ये कहेंगे जी कि उनका तो FIR में नाम है, सो व्हाट, को उनको मुजरिम तो डिक्लेयर नहीं किया गया। भाई जो मुल्ज़िमान भी अगर होते हैं उन पे होना चाहिए कानून ऐसा जो भी कि जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं, सॉरी, आप पार्लियामेंट एंटर नहीं कर सकते। जब इसी तरह आप आएंगे तो फिर आपको पता है फिर क्या जो गदर मचेगा वो हम सबको मालूम है। दूसरी बात, ये फिर वही पुराने चेहरे जो है कुछ पार्टीज लेके आ रही है। PTI में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, शिबली साहब जो है उनको दोबारा उन्होंने किया है, लेकिन बाकी उनके काफी नई चेहरे। लेकिन देख लें ब्रिगेडियर साहब, आप बड़ी हमायत कर रहे हैं हुकूमत की। फैसल वाडा साहब को कौमी असेंबली में इससे खतरा हो रहा है, सेनेट में लेकर आ रहे हैं। वहां पर आपने आज जो खबर आई है, आपने इंट्रो में भी कहा, बलूचिस्तान में जब पब्लिक प्रेशर आया वहां पे, तो इस पार्टी ने उनको कहा जनाब उनको टिकट हम वापस कर रहे हैं। तो ऐसे फैसले जो है वो लोगों को पसंद है। हमारे मोहतरम राजा जफरुल हक साहब, ठीक, मुझे ये बताएं कि बार बार उन्हीं लोगों को आप क्यों सेनेट में लेके आते हैं? क्या नए चेहरे नहीं है? क्या नए डायनामिक लोग नहीं है जो कि सेनेट में आए, यंग लोग, और सेनेट को आगे लेके चले? ये सही बात किसी ने की थी कि सिर्फ 5-6 लोग हैं जो सेनेट के अंदर तकरीर करते हैं, बाकी सारे पीछे बैठे रहते हैं। बेग साहब, आपने तो पहले ही कह दिया कि सबके लिए, किसी के लिए अपने लिए हलाल है, दूसरे के लिए हराम है। तो ये सबके ऊपर फिट इसी तरह से है कि अगर आप PTI में देख लें, आप पीपल्स पार्टी में, PMLN में, सब में यहाँ यही सब कुछ हो रहा है। मुझे कुछ बताएं कि इस्लामाबाद की सीट जो हैं 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेग साहब तो इसमें हफीज़ शेख साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। क्या देखते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये कॉन्टेस्ट कर पाएंगे ये सीट? देखिए, बेसिकली हफीज शेख साहब किस पार्टी से हैं, उनका सियासत में वो क्या रोल है, वो पाकिस्तान में सिर्फ उतना अरसा ही रहते हैं जितना अरसा वो मिनिस्टर रहते हैं। अदरवाइज वो दुबई में रहते हैं, दुबई में ही बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी कंपनी है, IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ वो काम करते हैं। उनको आप सेनेट की टिकट दे रहे हैं, PTI दे रही है, अपने लोगों को इग्नोर किया, अपने लोगों को पीछे रखा। वाडा की मिसाल आपने खुद दे दी है। KPK से जो 2 लोगों को टिकट दिए अभी, सिर्फ
फारूक हमीद साहब, उनका भी जरा इंटरनेट से गूगल से निकाल लें कि वो कौन लोग हैं। अभी 2 घंटे पहले हम एक चैनल पे थे, फारूक साहब भी थे, इन्होंने फिर नए चेहरों की बात की थी। मैंने कहा नए चेहरे फिल्मों और ड्रामों में अच्छे लगते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं। ये नए चेहरे थे 20 लोग जिन्होंने 3-3, 3.5, 5-5 करोड़ रुपया लिया। लिहाजा पीटीआई को हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। आज भी जो टिकट दिए वो चेक कर ले गूगल पे, कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि नाम लेना, समझता हूँ, नाम लेना, मैं ये समझता हूँ कि मैं उन पे शायद नाम आ गए ना, तो अब वो टबैको और फेक सिगरेट्स का बिजनेस करते हैं। आप चेक कर लें, आया एटीएम, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक फैसल सलीम है, एक फैसल सलीम है, एक फैसल सलीम है, इसको कंट्रोल कर सकें जी, उनको एक साथ रख सकें, जो भी आपने लालच देनी है, पैसा देना है, व्हाटएवर। तो इसमें ये कहना कि जी पीटीआई सब कुछ अच्छा कर रही है और बाकी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आपको इस सारे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, वरना जिस तरह कह रहे हैं ऑनेस्ट लोग, तो भाईजान फिर वो आपको सऊदी अरब से शायद इंपोर्ट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में तो यही मटेरियल है जो आपके सामने है। अच्छा, तो अब ये नहीं बताया, ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में गिलानी साहब ये सीट हासिल कर लेंगे। पीडीएम की हिमायत भी है, गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ये सीट हासिल कर लेंगे। मेरे ख्याल में सरप्राइज होगा काफी लोगों के लिए, क्योंकि उनको जिस तरीके से लॉन्च किया गया है, ये खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है। अजहर सिद्दीक साहब, आपको भी कोई सेनेट के इलेक्शन सरप्राइज लग रहे हैं? देखिए, बुनियाद पर मैं बात बता दूं आपको, असल जो गेम अब चल रही है ये सेनेट के इलेक्शन अब अगली चल रही है, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। पीएमएलएन ने परवेज रशीद साहब को वही बयानियाँ जो सिरिल अलमेडा वाला और वो जो बयानियाँ बना के सो कॉल्ड 5th जनरेशन वार को सामने रखे, उन्होंने वो तैयारी की हुई है। परवेज रशीद को लॉन्च इसलिए किया है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट लाना चाहती है, और इसलिए डॉन लीग्स के हवाले से जो नाम परवेज रशीद के हवाले से मैंने जो बात कही थी, और जो FIR है उसकी बात सर मैं आने लगा हूँ उसी बात पे। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, पैसे भी हो रही है। अब अगली जो बोली लग रही है ना, वो सेनेट के वोटों की बोली लग रही है कि सेनेट के वोटों से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और वो तैयारी कर चुकी है और वो आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। असल जो बात मैं इस वक्त छेड़ना चाहता हूं, वो जो फारूक हमीद साहब ने बात की है। फारूक हमीद साहब, आपके नॉलेज के लिए 9 फरवरी को मैं खत लिख चुका हूं 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए। मैं नैब को भी लिख चुका हूं, नैब ने अगर कुछ काम किया तो मेरे खत पर लिखा है। स्टेट बैंक का लिख चुका हूं, डिफॉल्टर का FBR को लिख चुका हूं कि जो टैक्स डिफॉल्टर हैं और जो दोहरी शरीयत के लोग हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं। आप जो बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है, कानून में ये एक सुकम है कि सिर्फ पर्चे दर्ज होने से वो आदमी नाअहल नहीं हो सकता, उसके लिए उसको सजा होनी चाहिए और 5 साल की सजा होनी चाहिए। जैसे आपको याद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हुई थी, इसलिए वो 5 साल तक डिस्क्वालिफाई है। वो जो आप फरमा रहे हैं वो मैंने भी कहा है कि इनके पास FIR हैं, अपना FIA की कितने सालों से केस चल रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं हुआ, तो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या हमारे पॉलिटिकल कल्चर में फिर यही लोग रह गए FIR? यहाँ जो बात आप कर रहे हैं ना, यहाँ जो बात कर रहे हैं हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, और वो बात आपकी बड़ी बावजन है। यानी हम देखें असूली तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इसमें टेक्नोक्रेट लाए जाते हैं, इसमें उलमा लाए जाते हैं सेनेट के अंदर। तो सेनेट को सुप्रीम इदारा बनाने का मकसद यह था कि यहाँ साफ सुथरे लेकर आए, लेकिन यहाँ साफ सुथरे जाहिर है ये काम आइन के तहत है, और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम सब करना, स्क्रूटनी करना, और जब ये कैंडिडेट्स अपने कागजात जमा करवाते हैं तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ही ना कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने अब तक कौन सा कोई डेटाबेस बनाया है? कोई मिसाल का तो मुझे एतराज़ात दाखिल करनी हो टैक्स डिफॉल्ट के हवाले से, मुझे दाखिल करने हो कि ये बैंकों का डिफॉल्टर है, दोहरी शहरियत है, जुर्मवार है, वो सब कुछ बाद में है, पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी शुक्रिया, मोहसिन बेग साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, सेनेट का इलेक्शन जाहिर है अब ये होने जा रहा है, 3 मार्च को ये होगा। अब ये सीक्रेट बैलेट से होगा या फिर ओपन बैलेट से होगा, अब पीर को इस केस की अहम समाअत होने जा रही है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। मोहसिन बेग साहब का ये कहना कि सेनेट इलेक्शन एक सरप्राइज हो सकते हैं, तो हम भी देखते हैं क्या सरप्राइज होता है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।